हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज जो हम करने वाले हैं ये स्टार्ट अपन कर रहे हैं अपन बीएससी ऑर्गेनिक का सिलेबस। बीएससी फर्स्ट ईयर क्लासेस के लिए मैंने आपको कहा था कि मैं आपके लिए बीएससी फर्स्ट ईयर क्लासेस ऑर्गेनाइज करूंगी कि बीएससी फर्स्ट ईयर अपन स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार स्टार्ट करने से पहले फिर से बता दूँ कि आपकी ये इसमें क्या चीज़ होगी क्या चीज़ नहीं होगी। मैंने पहले वाली वीडियो बनाई थी इंट्रोडक्शन की, ताकि आपको कन्फ्यूजन्स नहीं रहे कि आखिर हमारे पास सब्जेक्ट कौन कौन से रहने वाले हैं। एक बार आप फिर से एक्सप्लेन कर सकती हो। अगर बच्चों आप बायोलॉजी स्ट्रीम से हैं, आपके पास बायोलॉजी है, तो बीएससी में आपके पास 3 सब्जेक्ट रह जाते हैं, केमिस्ट्री, ठीक है, जूलॉजी और फिर बॉटनी, मतलब फिजिक्स आपका हट जाता है। और जो मैथ्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं उनके पास तीनों सब्जेक्ट वही रहते हैं जो आपके 12th में होते हैं। इट मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये मैथ्स। तो इन शॉर्ट चीज़ जो है वो केमिस्ट्री आपकी बायोलॉजी वालों के पास भी रहने वाली है और मैथ्स वालों के पास भी रहने वाली है। तो कोई शक वाली बात ही नहीं है कि बीएससी में हमारे पास क्या सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं, उसका मैंने यहाँ पर आपको क्लियरेंस कर दिया है। ठीक है, अब आप चाहे पास कोर्स लेते हो तो भी आपके पास ही रहेगा। ऑनर्स अगर कोई बच्चा लेता है तो बच्चा आपके ऑनर्स में 2 सब्जेक्ट आते हैं। अगर आप केमिस्ट्री ऑनर्स लेते हैं तो ये सब्जेक्ट आएगा ही आएगा। अगर आप मैथ्स ऑनर्स लेते हैं बच्चों, मैथ्स ऑनर्स, तो आपके पास चॉइस रहती है कि एक सब्जेक्ट आप क्या लें, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, अगर आप यहाँ से बॉटनी ऑनर्स लेते हैं तो आपके पास चॉइस रहती है कि आप क्या लेते हैं, केमिस्ट्री लेते हैं एक सब्जेक्ट या दूसरा सब्जेक्ट जूलॉजी लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि ऑनर्स वाले में आपके पास एक और सब्जेक्ट आपको लेना होता है, तो वो आप चॉइस करना होता है आपके लिए। तो सबके लिए जो ये बीएससी बीएड वालों के सबके सेम है। अब हम यहाँ पर अब बात आ जाती है बच्चों सीधी सीधी यहाँ से केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में आपके बच्चों 3 पेपर यहाँ से ऑर्गेनाइज होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। फर्स्ट पेपर होता है बच्चों इनऑर्गेनिक का, सेकंड पेपर होता है बच्चों ऑर्गेनिक का और थर्ड पेपर होता है बच्चों फिजिकल का। मैं आपको यहाँ स्टार्ट जो करा रही हूँ बच्चों, अब पेपर वो है अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर। ऑर्गेनिक आपको पता है लर्न करने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, खींचती है आपको टाइम। 12th में आप पढ़ चुके हो। अपन स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ठीक है बच्चों, चलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। जल्दी से जल्दी बच्चों इसको शेयर कर दो, जोड़ दो बच्चों को, ताकि जो हम पढ़ा रहे हैं उसका फ़ायदा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सके। 12th के बहुत सारे बच्चे जो है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो प्रमोट हो चुके हैं कॉलेज स्टडी के लिए। तो अच्छा होगा कि अगर आप इसको शेयर करेंगे तो बच्चों को वहाँ तक पहुँचने में हेल्प मिल जाएगी। मेरे पास बहुत सारे बच्चे जो है 12th वाले ही हैं, तो आप बच्चों इसको शेयर कीजिएगा ताकि उन तक ये स्टडी पहुँच पाए। क्योंकि आपको पता है बच्चों लॉकडाउन का टाइम लग रहा है, तो आपकी पता नहीं स्टडी कब स्टार्ट हो कब नहीं हो, आप अपनी स्टडी यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। अब आ जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस की बात। 5 यूनिट होंगे, अपन स्टार्ट करने वाले हैं बच्चे यूनिट नंबर 1। और दूसरी बात, ये जो आपके पास मैं आप बता रही हूँ आपको, ये बाइलिंगुअल चलेगा अपने पास। बाइलिंगुअल का मतलब इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स दोनों ही पढ़ सकते हैं। क्यों पढ़ सकते हैं मैडम, दिक्कत नहीं आएगी क्या? नहीं आएगी बच्चों। रिएक्शंस जो होती हैं उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ें चाहे हिंदी मीडियम वाले पढ़ें, एक ही बात होती है, क्योंकि इसमें बस नामों का ही फ़र्क पड़ जाता है। यहाँ हम इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर अपन इलेक्ट्रोफाइल बोल रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसने ही बोल रहे हैं। दूसरी चीज़, आपको इंग्लिश वाली चीज़ भी सीखनी होगी बच्चों अब, क्योंकि हिंदी में जो बुक्स होती हैं वो बहुत ही कम आती हैं। हिंदी की बुक्स में मटेरियल कम मिलता है। इंग्लिश मीडियम की तरफ आपको भी ग्रो अप करना होगा ताकि टर्मिनोलॉजी एटलीस्ट सीख जाए। मैंने यहाँ पर सिलेबस को दोनों ही तरह से रखा है, ये इंग्लिश के लिए और ये हिंदी के लिए। तो आपको सिलेबस जो है वो एक बार देख लेना है कि वास्तव में सिलेबस क्या है आपका, तो वो देख लीजिएगा। वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से बच्चों अलग अलग चीज़ हो जाती है। किसी के में 3 यूनिट आ रही हैं, किसी के में सेमेस्टर वाइज है, किसी के में ईयर वाइज है, सेमेस्टर वाइज है। तो सिलेबस जो है वो 6-6 महीने में कन्वर्ट हो जाता है। सिलेबस रहता वही है, चैप्टर आधे आधे हो जाते हैं, 3 एक सेमेस्टर में, 3 एक सेमेस्टर में। ठीक है, तो यहाँ से अपन स्टार्ट करने वाले यूनिट फर्स्ट। इंग्लिश में इसका नाम मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन है और हिंदी में भी यही है, रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रिया विधि। यहाँ से हम फर्स्ट चीज़ ले रहे हैं कर्व्ड एरो नोटेशन। आज ड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन मूवमेंट विद एरोज, हाफ हेडेड एरो, डबल हेडेड एरो, ये वाली चीज़ अपन कर लेंगे। इसके साथ साथ अपन होमोलाइटिक हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज भी कर लेंगे। कहने का मतलब ये हो गया, जब ये सारे टॉपिक आपके हो जाएंगे, कॉलेज में पढ़ने का तरीका क्या होता है बच्चों, केमिस्ट्री जो अपन
स्कूल में पढ़ते थे तो अपन किताब उठाते थे और उससे टॉपिक अपन निकालते थे, यही करते थे। लेकिन कॉलेज में पढ़ने का तरीका ये नहीं होता है, मैं आपको पहले ही बता दूं। कॉलेज में पढ़ने का तरीका होता है, आप सबसे पहले जो है वो सिलेबस को उठाइए। क्या लीजिए आप? सिलेबस को लीजिए कि सिलेबस में हमारे कौन कौन से टॉपिक हैं। जैसे मैंने यहाँ से आपको सिलेबस ही उठाया है, मैंने यहाँ से क्या लिया, आपको सिलेबस लिया है। सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक बोलता है कर्व्ड एरो नोटेशन, तो हमको ये टॉपिक कंप्लीट करना है। अब आपके लिए बुक कौन कौन सी चाहिएंगी ये भी देख लीजिए आप। हिंदी मीडियम वाले जो है बच्चों, वो पी भागचंदानी की बुक आती है, साहित्य भवन पब्लिकेशन की, SPH की, उस बुक को प्रिफर कर लीजिए। और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो CBH को या RBD को प्रेफर कर लीजिए। CBH ज़्यादा अच्छी है वैसे, जहाँ तक ये वाली कॉलेज बुक हाउस की होती है, और ये RBD है रमेश बुक डिपो की होती है ये बुक। तो इंग्लिश मीडियम वाले तो इसको ले लीजिए, क्योंकि पी भागचंदानी इंग्लिश मीडियम में नहीं आती है। हिंदी मीडियम वालों के लिए बेस्ट रहेगी ये वाली बुक। तो मैंने आपको बुक भी बता दी है यहाँ से। मैं फिर से कह रही हूँ, कॉलेज में पढ़ने का तरीका बच्चों, सिलेबस होता है, सबसे पहले सिलेबस उठाइए, टॉपिक देखिए बुक में, आपको वो टॉपिक मैच कहाँ हो रहा है उसी को पढ़िए। चैप्टर वाइज नहीं पढ़ा जाता कॉलेज के अंदर, टॉपिक वाइज पढ़ा जाता है कि आपका टॉपिक क्या है, सिलेबस में सारे कवर हुए हैं या फिर नहीं हुए। तो सिलेबस का टॉपिक उठाया है ये मैंने, तो सिलेबस में जितना अपने पास है, कम से कम आज अपन एरोज वाली चीज़ कंप्लीट कर लेंगे। और ये होमोलाइटिक हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज वाली चीज़ पूरी तो नहीं हो पाएगी, थोड़ी बहुत हो जाएगी। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में, हिंदी में देख लीजिए, ये चीज़ क्या है, अभिक्रियाओं की क्रियाविधि में तीरों का महत्व। और यहाँ पर चीज़ें अलग लिखी हुई हैं थोड़ी, कोई बात नहीं बच्चों, इसी के अंदर ये चीज़ आती है, टेंशन मत लीजिएगा, इसीलिए मैंने आपको ये सारी चीज़ पहले ही लिख दी है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। मैंने यहाँ टॉपिक ऑलरेडी डाला हुआ है, नाम है कर्व्ड एरो नोटेशन। कर्व्ड एरो नोटेशन का मतलब क्या है? कर्व मतलब होता है बच्चों घुमावदार। कर्व का मतलब क्या है? घुमावदार, मतलब इस तरह से घुमा हुआ। एक तो ये तीर होता है स्ट्रेट, और एक होता है इस तरह से, ये तो हो गया स्ट्रेट, ये हो गया घुमा हुआ। एरो मतलब तीर हो गया, नोटेशन मतलब हो गया प्रदर्शन, कि हम कैसे उसको प्रदर्शन कर रहे हैं, नोटेट कैसे कर रहे हैं। अब अपनी हेडिंग कहती है इंपॉर्टेंस ऑफ एरोज इन, मतलब आपकी एरो की क्या इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनिक रिएक्शन को समझने के लिए। आपने ध्यान दिया होगा, अपन बहुत सारे एरो पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, ऐसा भी पढ़ते हैं, ऐसा भी एरो पढ़ते हैं। तो ये एरो का क्या मतलब है, कैसे एरो को प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हमने सबसे पहली चीज़, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब हो गया बच्चों, जैसे मैथेन, एथेन, प्रोपेन, यही चीज़ हो गई। तो ये सारे जो होते हैं मोस्टली कैसे होते हैं बच्चों? कोवेलेंट होते हैं। कोवेलेंट मतलब सहसंयोजक। सहसंयोजक मतलब क्या होता है? साझे से बना हुआ बंध, मतलब शेयरिंग करके बना हुआ बंध। हम इंग्लिश और हिंदी दोनों लेके चलेंगे बच्चों, ताकि आपकी भी जो टर्मिनोलॉजी है वो स्ट्रांग हो जाए। क्यों हो जाए? दिक्कत अगर किसी को आ रही है हिंदी मीडियम वाले को, तो मैं आपको बता दूं एक चीज़, कि BSc के बाद आगे की जो PG होती है, MSc जो होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन, वो हिंदी मीडियम में होती ही नहीं है। तो इसका मतलब आपको इंग्लिश की टर्म्स सीखनी होंगी। मैं भी हिंदी मीडियम से थी, लेकिन मुझे बाद में धीरे धीरे करके इंग्लिश मीडियम की जो होगी हैबिट हो गई, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, विदिन 1 मंथ के अंदर जो कवरिंग थी वो आ गई अपने पास। तो आप कोशिश कीजिएगा। यहाँ से 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड होते हैं, मतलब 2 तरह के बॉन्ड होते हैं। सहसंयोजक बंध जो होते हैं वो अपन 2 तरह के कहते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। जैसे मैंने ये लिख दिया, तो नीचे वाला सिग्मा, ऊपर वाला, ठीक है बच्चों, सिग्मा होता है, और दूसरा क्या होता है? पाई। अब हम आगे की बात करते हैं कि बॉन्ड कैसे टूटते हैं और अपना एरो का क्या यहाँ से अपने पास इम्पोर्टेंस होता है बच्चों। अगर यहाँ से हम ऐसा कर लें, यहाँ पे बॉन्ड जो होता है अगर हम इसको ऐसे दिखा दें, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन वो किस ओर जा रहे हैं? कार्बन की ओर, इस वाले कार्बन की ओर जा रहे हैं। लेकिन अगर अपन ऐसा दिखा दें तो इसका मतलब होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की ओर जा रहे हैं। तो एरो से क्या रिप्रेजेंट होता है? एरो से रिप्रेजेंट होता है कि इलेक्ट्रॉन किस परमाणु से किस परमाणु की ओर जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, हम ऐसा कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किस एटम से, या हम कह सकते हैं किस परमाणु से, परमाणु को कहते हैं अपन इंग्लिश में एटम, किस एटम से किस एटम की ओर हो रहा है। ठीक है बच्चों, की ओर हो रहा है, ये
एरो द्वारा पता चलता है। समझ में आ गया अपने को। अब अपने पास बच्चों 3 तरह के एरो होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो 3 एरो? चलिए यहाँ बना लेते हैं अपन अपने पास कि वो 3 एरो होते कौन कौन से हैं। तो टाइप्स ऑफ एरोज मैंने यहाँ डाल दी हेडिंग, टाइप्स ऑफ एरोज। बच्चों इसके अंदर हम 3 तरह के एरो पढ़ेंगे। यहाँ से कौन कौन से हैं? यहाँ से एक तो अपने पास पढ़ेंगे बच्चों यहाँ से हेडेड एरो या सिंगल हेडेड एरो पढ़ सकते हैं आप। यहाँ से सिंगल, देखो सब समझ में आ जाएगा, आपको फील ही नहीं होगा कि आप इंग्लिश और हिंदी क्या मतलब है इसका। और दूसरी बात रही एग्जाम की, आप एग्जाम में कोई सा भी मीडियम, आप अगर हिंदी मीडियम चूज करके भी इंग्लिश में लिखते हैं तो कोई मार्क्स कट नहीं होते हैं। बस फर्क इतना सा है कि हमें समझ में आना चाहिए कि जो मैम समझा रही हैं इंग्लिश और हिंदी से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चीज़ हमें समझ आ रही है या फिर वो नहीं आ रही है। कम्युनिकेशन मेथड जो है वो यहाँ पर मायने नहीं रखता है बच्चों। ठीक है, मैं दोनों चीज़ में आपको बताऊंगी। सिंगल हेडेड एरो ये क्या चीज़ होती है? ठीक है, दूसरा होता है बच्चों हाफ हेडेड एरो। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, हाफ हेडेड एरो। और तीसरा होता है बच्चों डबल हेडेड एरो। बच्चों शेयर जरूर कीजिएगा, अगर आपने शेयर नहीं किया तो यहाँ से मेरी मेहनत जो है वो बहुत ही फीकी पड़ जाएगी, फिर कोई महत्व ही नहीं रहेगा कि मैडम पढ़ा भी रही हैं और बच्चे भी यहाँ से नहीं जुड़ रहे हैं, तो फिर मेरी मेहनत भी क्या होगी बच्चों, डाउन पड़ जाएगी। तो प्लीज़ करके इसे क्या करिएगा, शेयर कीजिएगा यहाँ से। अब यहाँ से हम बात आती है कि आखिर ये एरो प्रदर्शित कैसे होते हैं। सिंगल हेड का मतलब क्या है बच्चों? सिंगल जो हेडेड एरो जो ये है ये सारे कर्व है, ये दोनों कैसे हैं, कर्व्ड एरो हैं। ये ध्यान रखना, सिंगल हेडेड एरो ये कौन सा है, कर्व है। ये कौन सा है बच्चों, कर्व्ड है। हाफ हेडेड एरो जो है ये भी कैसा है बच्चों, कर्व्ड है। ये कैसा है, कर्व्ड है। कर्व्ड मतलब घुमावदार है। तो सिंगल हेडेड एरो को इस तरह से दिखाया जाता है। ठीक है, और जो कैसे दिखाते हैं इसको देखो, यहाँ से अपन यहाँ से इस चीज़ को इस तरह से कर लेते हैं कि अपने पास है ए डबल बॉन्ड बी। ठीक है, और यहाँ से मैंने इसको घुमा दिया। ये देखिए, इसको मैं यहाँ नहीं लिख के मैं यहाँ दिखा देती हूँ। ये कर्व्ड एरो से एरो कौन सा है, ये वाला है ना। अब जैसे ही आपने इसको यहाँ से यहाँ घुमाया बी की ओर, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे ए पर तो आ गया यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर ये बी पर क्या आ गया बच्चों, माइनस। इसका मतलब देखो सिंगल क्या है, सिंगल मतलब एक और मतलब इसके 2 सिरे हैं बच्चों। देखो इसके 2 सिरे हैं, एक ये सिरा और एक ये सिरा। फिर वो कहता है सिंगल मतलब दोनों में से कौन सा सिरा पकड़ा, ये वाला। हेडेड मतलब इसी वाले सिर का तीर, तो घुमावदार तीर, घुमावदार एक सिर वाला तीर, इसको हिंदी में ऐसा बोलेंगे। अब बताओ हिंदी में अच्छा लग रहा है क्या, घुमावदार एक सिर वाला तीर? नहीं लग रहा ना। अब आगे देखो हाफ हेडेड का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे ये तो हो गया अपने पास कैसा, डबल हेडेड। ठीक है, अब यहाँ से हमने एक हेड हटा दिया, इसका एक हेड हटा दिया तो ये हो गया हाफ हेडेड। या फिर मैं इसको ऐसे दिखा दूँ, ये देखो 2 बन रहे हैं इसके, मैंने एक हेड हटा दिया यहाँ से, तो ये कैसा हो गया, हाफ हेडेड। कैसा हो गया, हाफ हेडेड। फिर से देखो, ये देखो ये अपना ऐसा था, फिर मैंने एक हटा दिया इसका, तो ये कैसा हो गया, हाफ हेडेड। इसका यूज़ कब होता है, जैसे मान लीजिए ए डबल बॉन्ड बी, आपने इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, आपने इसको घुमाया और केवल एक तीर लगाया, तो केवल एक ही गया, और दूसरा भी आपने लगाया और एक तीर यहाँ लगाया। इसका मतलब ये हो गया कि ए के पास भी एक इलेक्ट्रॉन चला गया और बी के पास भी एक इलेक्ट्रॉन चला गया। समझ में आई है आपको बात? तो ये होता है बच्चों हाफ हेडेड। अब आती है डबल हेडेड की बात। एक सेकेंड और रुकिए बच्चों, यहाँ से हम इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं ताकि अपने को समझने में आसानी रह जाए यहाँ से, है ना। अब होती है डबल हेडेड की बात। डबल हेडेड का जो एरो होता है बच्चों, डबल मतलब 2 सिर, डबल मतलब 2, मतलब एक ये वाला सिरा और एक ये वाला सिरा। हेडेड मतलब 2 सिर, तो एक तो यहाँ लगा दीजिए और एक यहाँ लगा दीजिए। आप समझिए होंगे इससे किसको दिखाते हैं अपन, इससे अनुनादी संरचनाओं को। तो ये जो काम आता है रिप्रेजेंट्स, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं इसके नीचे, रिप्रेजेंट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अनुनादी संरचनाओं को प्रदर्शित करने में काम आता है। रिप्रेजेंट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर,
तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं तो फटाफट अपने स्टूडेंट्स के पास शेयर कर दीजिएगा कि मैडम ने यहाँ से कराना शुरू कर दिया है ना। तो इसको लिख लो चाहे अनुनादी संरचना में। तो यहाँ से आपको फ़ायदा होगा, आप हिंदी भी सीख रहे हैं और इंग्लिश भी सीख रहे हैं, ताकि आप दोनों ही मीडियम में पढ़ा पाएँ। अगर आप कहीं एक मीडियम सीखते हैं, मान लीजिए मुझे एक ही मीडियम आता तो मैं केवल एक मीडियम को टीच कर पाती, लेकिन दोनों मीडियम में मुझे दिक्कत नहीं आती तो दोनों को ईजिली कर लेते हैं। अब यहाँ से देख लीजिए कर्व्ड एरो में जो होता है वो एक सिरा की ओर घूमते हैं, आयंस बनते हैं, इसके अंदर क्या बनते हैं, रेडिकल बनते हैं, मतलब मूलक बनते हैं, और ये अनुनादी संरचना में यूज आता है। तो ये हो गया बच्चों अपना एरो नोटेशन। यहाँ पर मैकेनिज्म आयनिक मैकेनिज्म चलेगी, यहाँ मैकेनिज्म मुक्त मूलक चलेगी, मतलब फ्री रेडिकल चलेगी, और यहाँ अनुनादी संरचना मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को शोज करने में काम आता है। जैसा आपको याद होगा इस तरह से हम बनाते थे, ये देखिए OH, ये लॉन पेयर हो गए, ये यहाँ से घूमा, ये यहाँ से घूमा, और हमने एरो लगा दिया ये वाला। याद आ गया आपको? बिल्कुल याद आ गया होगा जहाँ तक मैं आपको समझती हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं इसके अंदर अपन नेक्स्ट टॉपिक। देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है अपना बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड क्लीवेज का मतलब है बंध विखंडन, मतलब बॉन्ड का टूटना। ये अपने पास AB बॉन्ड है ना, इसका ये बॉन्ड अगर टूट जाए तो ये क्या कहलाएगा, बॉन्ड क्लीवेज अपना कहलाएगा। अब ये जो होता है बच्चों ये दो प्रकार से होता है, लिख लो इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, यह 2 प्रकार का होता है। अब ये 2 कौन कौन से प्रकार हैं उनको लिख लेते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा है बच्चों यहाँ से, एक है अपने पास होमोलाइटिक। होमोलाइटिक का मतलब क्या है बच्चों, ये समासबंध विखंडन, ठीक है। और दूसरा होता है बच्चों हेट्रोलाइटिक। क्या होगा बच्चों, हेट्रोलाइटिक, इसका मतलब विषमाश बंध विखंडन, ठीक है। तो ये अपना पास हो गया, ये 2 प्रकार का होता है, होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक। आप इन शब्दों से अनजान नहीं है, ठीक है। यह भी आपकी वही चीज़ चल रही है जो आप 12th क्लास 11th क्लास में पढ़ चुके हो, लेकिन आपकी स्टडी का पार्ट यही है, BSc फर्स्ट ईयर के सिलेबस में यही चीज़ है, तो यही पढ़ेंगे अपन। अब अपने पास हेडिंग आती है सबसे पहली होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। यहाँ हम ऐसा कह दें, हेडिंग डाल दीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले क्या डालेंगे, समास बंध विखंडन, ठीक है, और इंग्लिश मीडियम वाले डाल दीजिए होमोलाइटिक। अब यहाँ से इंग्लिश मीडियम वालों को वैसे दिक्कत आनी नहीं चाहिए, फिर भी दिक्कत आ रही है बच्चों, तो फिर अब हम कुछ नहीं कर सकते। होमोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग कह सकते हो, या होमोलाइसिस कह सकते हो, या होमोलाइटिक फिजन कह सकते हो इस चीज़ को, या होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कह सकते हो इसको, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अपन यहाँ से अपन आप जानते हैं कि होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज आखिर होता किस तरह से है। जैसे मान लीजिए हमने इस तरह से लिखा, ये अपने पास कोई भी अपने पास कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ से अगर अपन ने आधा एरो इसको दिया और आधा इसको दिया, कैसे कह रही हूँ, आधा तो इसको और आधा इसको दिया, तो यहाँ से बनने वाले जो अपने पास आएंगे वो क्या आएगा, एक रेडिकल इसके पास और एक रेडिकल इसके पास। तो मतलब हम ये कह सकते हैं इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका बराबर विभाजन होता है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इलेक्ट्रॉन का बराबर विभाजन होता है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, इलेक्ट्रॉन का बराबर विभाजन होता है, ठीक है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट्स कह रहे हैं हम यहाँ से, इतनी कोई हार्ड लैंग्वेज नहीं है, हिंदी और इंग्लिश दोनों को लेके चल रहे हैं। दूसरी चीज़, इसके बाद ये जो अपने पास स्पीशीज़ बनी बच्चों, इसको हम स्पीशीज कहते हैं हमेशा, चाहे पॉजिटिव बने, चाहे नेगेटिव बने, चाहे रेडिकल बने, इन सबको क्या बोलेंगे अपन, स्पीशीज बोलेंगे। तो यहाँ पर ये क्या बने बच्चों, मूलक बने हैं, अर्थात इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे बच्चों, फ्री रेडिकल। और इन वर्ड्स को आप फैमिलियर कर लीजिए। अब हम यहाँ पर वर्ड मूलक नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे रेडिकल्स बन रहे हैं। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर क्या होता है, मुक्त मूलक का निर्माण होता है, मतलब समास बंध विखंडन के थ्रू, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज के थ्रू अपनी जो मैकेनिज्म चलती है वो कौन सी चलती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चलती है। मुक्त मूलकों का निर्माण होता है, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, मुक्त मूलकों का निर्माण, ठीक है। आगे हम बात करते हैं मुक्त मूलक का निर्माण होता कब है बच्चों, ये वाली चीज़ होती है सूर्य के प्रकाश में, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड क्लीवेज होता है हमेशा क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो यह सूर्य के प्रकाश में होता है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में, ठीक है। इंग्लिश में फिर से बोल रही हूँ,
इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये चीज़ होती है। अब अपने पास मान लीजिए ये बन गए, अपने पास फ्री रेडिकल्स बन गए। आगे और क्या चीज़ लिखें कि बनने वाले फ्री रेडिकल, चलो अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको कि बनने वाले फ्री रेडिकल न्यूट्रल होते हैं। कैसे होते हैं? उदासीन होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल मतलब ना तो इन पे प्लस होता है ना ही इन पर माइनस होता है। कैसे होते हैं बच्चों? ये न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर अगर कार्बन की बात होती है बच्चों, ये वाली चीज़ अगर मान लीजिए इस तरह से बना, तो इस समय ये जो कार्बन होता है बच्चों, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। मतलब इसका संकरण कौन सा होता है? sp2 होता है, ठीक। अगर मान लीजिए और संकरण अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो स्ट्रक्चर होती है यहाँ से इसकी ट्राइगोनल प्लेनर, इट मीन्स त्रिकोणीय समतलीय होती है। sp2 में जैसी स्ट्रक्चर आती है वैसी आप लिख सकते हैं। इसके बाद अब इसके बाद इनकी स्थायित्व का क्रम क्या होता है, सारी चीज़ लिखनी होगी यहाँ से कि फ्री रेडिकल का जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है वो क्या होगा। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात करें, स्थायित्व के क्रम की हम अगर बात करें बच्चों, मैं फिर से आपको कह रही हूँ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स अब बिल्कुल हिंदी मीडियम पे स्टिक ना रहें, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश को अपनी सब्जेक्ट में शामिल करने की कोशिश करें। 3 डिग्री, 2 डिग्री और ये 1 डिग्री, इतना आप जानते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर हम 3 डिग्री की बात करते हैं बच्चों तो कुछ ऐसा हमारे पास बनता है और इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इस वजह से ये वाला CH3 इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी देगा और ये भी इलेक्ट्रॉन इसको देगा। इस वजह से यहाँ पर ये स्थायी हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ये होती है। और दूसरी कारण क्या होता है, इनके स्थायित्व का कारण क्या होता है? दूसरा रीज़न होता है अति संयुग्मन प्रभाव। मतलब ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी जो इसका रीज़न है स्टेबिलिटी का वो है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हम इसको और लिख लेते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, मतलब अति संयुग्मन के कारण भी ये स्थायी हो जाते हैं। अति संयुग्मन के कारण भी स्थायित्व होता है। स्टेबिलिटी अकर्स ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, स्थायित्व होता है। चलिए आगे की बात करते हैं कैसे होगा। देखिए यहाँ से हमने यहाँ से एग्जाम्पल लिया CH3 CH2 रेडिकल। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ से हमने क्या लिया बच्चों, ये CH3 CH2 रेडिकल को हम कैसे दिखाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जो अपना ये एथिल रेडिकल है इसमें 3 बीटा H होते हैं जो निम्न प्रकार से हाइपर कॉन्जुगेशन को दिखाते हैं। ठीक है, अब इसको हम करके देखते हैं। देखिए कैसे होगा, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। ये जो लाइन लिखी है इनका एक्सप्लेन करते हैं, मतलब क्या है यहाँ से बच्चों। ये अपने पास है एथिल रेडिकल, इससे जुड़ा हुआ जो अपने पास ये है कार्बन, इससे जुड़ा हुआ पहला जो H है वो अल्फा H है, जबकि इससे जुड़ा हुआ अपना H जो होगा वो बीटा H होगा। यहाँ से देखें एक बार, देखिए स्टूडेंट्स, ये वाली जो होगी अल्फा H होगी, ठीक है, और ये जो H होगी कौन सी होगी, बीटा H यहाँ से होगी। अब कैसे होगा, जैसे ये यहाँ से गया, ये यहाँ से गया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा बच्चों, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ H आ जाएगा, यहाँ H आ जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा, रेडिकल बन जाएगा। और ये इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये यहाँ पर जाएगा। जाने से होगा क्या बच्चों, यहाँ पर ये H रेडिकल बन जाएगा, H यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH और ये H आ जाएगा। एक सेकेंड यहाँ देखिए बच्चों, अब अगर अपन तीसरा करें, ये भी यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो यहाँ से भी H आ जाएगा, ये H आ जाएगा और ये H रेडिकल आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड CH हो जाएगा। इसका मतलब कितनी H थी यहाँ से, 3 थी, 1 2 और 3। स्ट्रक्चर कितनी बन गई बच्चों, 4। तो ये जितनी ज़्यादा यहाँ से H होंगी उतनी ही ज़्यादा यहाँ स्ट्रक्चर बन जाएंगी। मान लीजिए ये नहीं होता आपके पास, कुछ ऐसा होता आपके पास CH और ये H, ये CH3 होता, ये 2 डिग्री हो जाता बच्चों, हो जाता ना 2 डिग्री, और ये इस तरह से हो जाता। अगर ये होता तो यहाँ पर ये भी तो इसका कार्बन हो गया, मतलब ये वाली भी तो बीटा हो गई और ये वाली बीटा हो गई। तो 3 तो ये रही, 1 2 3 4 5 और ये 6। यहाँ पे 3 थी तो 4 बनी, तो यहाँ पे 6 है तो कितनी बन जाएंगी स्ट्रक्चर, 7 स्ट्रक्चर यहाँ से बन जाएंगी। इसी तरह से मान लीजिए इसको भी मैं CH3 बना दूँ तो 3 तो है ही, 3 3 6 3 9, इसका मतलब एक ज़्यादा 10 स्ट्रक्चर यहाँ से
बन जाएंगी। इसीलिए 3 डिग्री का स्थायित्व ज़्यादा है, 2 डिग्री का उससे कम है और 1 डिग्री का उससे कम है। तो ये अपन ने इस तरह से इसको सॉल्व कर लिया बच्चों। तो हमने आपको ये बताया कि जितनी ज़्यादा अनुनादी संरचना बनेगी उतना ज़्यादा वो यौगिक क्या हो जाएगा बच्चों, स्थायी हो जाएगा। ठीक है, अब अपने पास आता है विषमाश बंध विखंडन। बच्चों अब जो अपने पास हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज है इसको हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लास कैसी लगी एक बार बताइएगा। ये थी आपकी बच्चों यूनिट फर्स्ट। देखिए आप यहाँ से अपन ने जो यहाँ सिलेबस रखा था इसके अंदर से हमने क्या क्या चीज़ यहाँ से पढ़ ली सिलेबस में आज। कर्व्ड एरो नोटेशन पढ़ लिया, ड्राइंग इलेक्ट्रॉन मूवमेंट विद एरोज, हाफ हेडेड पढ़ लिया, डबल हेडेड पढ़ लिया, होमोलाइटिक पढ़ लिया। अब अपने पास क्या आएगा, कल का टॉपिक आएगा अपने पास हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। यही तो आने वाला है टॉपिक कल अपने पास। यहाँ तक तो हम पढ़ चुके हैं, अब कल स्टार्ट करेंगे हेट्रोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग से। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक बच्चों को जल्दी से इसके अंदर जोड़ लीजिए। जब तक आप इसके अंदर बच्चे जोड़ेंगे तब तक हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। बच्चे नहीं जुड़ते हैं इस क्लास में तो बच्चों फिर हम भी कैसे करा पाएंगे आपको। तो आप पर डिपेंड है कि आप बच्चों को ऐड कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।